morning students. I am Rajan Chipa from प्रज्ञा Academy, गंगापुर सिटी। अब तक तो हमने पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में काम आने वाली सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और वो पॉइंट्स जो काम आते हैं वो कंसेप्ट्स पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो एक तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है। तो हमने कहा कि सच कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ओके, बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द पीपीएल। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वो कहलाते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? हम कहेंगे सर सच कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द पीपीएल। पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट is known as are known as optical isomers, and this phenomenon is known as optical isomerism। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपके कंपाउंड को का मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। एक तो ये चीज बिल्कुल परफेक्टली आप याद कर लें कि क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर। क्लियर? फिर हम बात करें इनमें क्या डिफरेंस आएगा। ये दोनों ये जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करेंगे। क्लियर है? तो डिफरेंट बिहेवियर आ गया, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे एक आइसोमर मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। क्लियर है? या हो सकता है वो घुमाए नहीं, तो कहलाते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिनॉन है वो कहलाती है आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पीपीएल को अलग अलग डायरेक्शंस में घुमाएंगे या अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं पीपीएल के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर? अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है जनरली हम उसमें दो टाइप लेते हैं, एनेंशियोमर और डायस्ट्रियोमर, और एक मीजो कंपाउंड्स आते हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ते हैं पहले एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स का मतलब क्या होता है? एनेंशियोमर्स का मतलब होता है सच कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या कहा मैंने? सच कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। लेकिन वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, वो कहलाते हैं आपके एनेंशियोमर। क्या बोला मैंने? सच कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। मतलब ये वे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, मैं एक को देखूं तो मुझे दूसरा दिखाई दे। क्लियर? भाई मैं इस कंपाउंड को देख रहा हूं मिरर में तो मुझे ये दिखाई देगा ना भाई, मैं यूं देखूंगा तो यूं दिखाई देगा, मैं यूं देखूंगा तो यूं दिखाई देगा, मैं यूं देखूंगा तो यूं दिखाई देगा। बट ये दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं होने चाहिए। सुपर इम्पोजेबल का मतलब यदि इस हाथ के ऊपर मैं ये हाथ रखूं तो दोनों एक ही हाथ नहीं बनने चाहिए। देखो ये हाथ है, इस हाथ का इधर गोरा वाला पार्ट है, ये काला वाला पार्ट है, ठीक है, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इस हाथ को रखा मैंने तो ये बैक आ गया ना इसका, जबकि आना क्या चाहिए था? फ्रंट आना चाहिए था। अगर सुपर इम्पोज हो रहा है तो एक ही दिखना चाहिए था ना ऐसे, लेकिन ऐसे दिख रहा है, बैक वाला पोर्शन आ गया तो सुपर इम्पोज नहीं हुआ। अगर मैं इसको यूं रखता हूँ, चलो वाइट का वाइट आ गया और ये उंगलियां रख ली अपन ने, लेकिन ये दोनों अंगूठे सुपर इम्पोज नहीं हुए ना भाई, तो ये कहलाते हैं आपके एनेंशियोमर। जो मेरे दोनों हाथों के पंजे हैं, जो हैंड्स, ये पंजे हैं मेरे, ये कहलाते हैं आपके एनेंशियोमर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? सच कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज। इसको देखा, ये मिरर बनी, विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोजेबल आर नॉन एज एनेंशियोमर। क्या कहलाते हैं वो? एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। एनी कंफ्यूजन? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। क्लियर है? क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एनेंशियोमर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि एनेंशियोमर्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर। मतलब ये ऑलवेज पेयर में पाए जाएंगे। मतलब दो कंपाउंड्स होंगे तो एक तो खुद होगा और एक उसका मिरर इमेज होगा, तो पेयर के रूप में पाए जाएंगे ऑलवेज। दूसरा क्या है?
कि एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब अगर एनेंशियोमर है तो कंफर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कभी भी एनेंशियोमर्स नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने? एनेंशियोमर्स है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्लियर। और यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अकाइरल है, भाई ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब काइरल, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब काइरल, और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब अकाइरल। तो यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो एनेंशियोमर है, मतलब एनेंशियोमर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कभी भी एनेंशियोमर नहीं होगा। क्या बोला मैंने? यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो कभी भी एनेंशियोमर्स नहीं हो सकते। क्लियर है? दूसरी बात, अगर एनेंशियोमर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है कि एनेंशियोमर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब जो दोनों मिरर इमेज होती हैं एक दूसरे के, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम का मतलब है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट सेम है, मेल्टिंग पॉइंट सेम है, फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। इसका मतलब वो सेम टेम्परेचर पर वेपराइज होते हैं, सेम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हैं, सेम टेम्परेचर पर फ्रीज होते हैं। तो एक ही टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म वेपराइज हो रही हैं, दोनों फॉर्म कंडेंस हो रही हैं, और दोनों फॉर्म मतलब लिक्विफाई हो रही हैं, और दोनों फॉर्म क्रिस्टलाइज हो रही हैं। तो जब एक ही टेम्परेचर पर हो रही है तो हम इन्हें वेपराइजेशन द्वारा डिफरेंट नहीं कर सकते ना भाई, सेपरेट नहीं कर सकते इनको। तो हमने कहा कि सर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स आर सेम, so they cannot be separated by the physical methods like distillation, crystallization and vaporization। क्लियर है? तो जब अपन वेपराइजेशन करेंगे या डिस्टिलेशन करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो ये जो दोनों कंपाउंड होंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ऐसे ये दोनों कंपाउंड एक ही टेम्परेचर पर वेपराइज होंगे, एक ही टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होंगे। तो मतलब ये दोनों कंपाउंड एक ही बार में प्राप्त हो जाएंगे ना भाई। तो इन दो कंपाउंडों का एक ही फ्रैक्शन आएगा, एक भाग में प्राप्त हो जाएंगे डायरेक्टली। तो इनको अपन पृथक मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। तो आप दोबारा सुनिएगा, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स का मतलब होता है सच कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये मिरर इमेज है बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, आर नॉन एज एनेंशियोमर्स। लेकिन ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे पर इम्पोज नहीं होती, सुपर इम्पोज नहीं होती। मिरर क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? एनेंशियोमर्स ऑलवेज पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जिसके कारण इन्हें फिजिकल मेथड जैसे डिस्टिलेशन, वेपराइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, कंडेंसेशन, इन मेथड्स के द्वारा इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी एनेंशियोमर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो कभी भी एनेंशियोमर्स नहीं हो सकता। एनेंशियोमर्स मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो एनेंशियोमर्स नहीं हो सकता। कहते हैं एनेंशियोमर्स के एग्जांपल क्या होते हैं? तो आपने क्या कहा? एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? सच कंपाउंड्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो सुपर इम्पोज नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के ये क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। जैसे मैंने ये कंपाउंड ले लिया, ये एक लैक्टिक एसिड ले लिया, COOH, OH और H और CH3। इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज कैसे बनेगा? आप देख ही रहे हैं। आपका मिरर इमेज कैसे बनेगा? COOH, CH3, OH और H। ये क्या लगा दिया अपन ने? मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया अपन ने? मिरर। तो ये दोनों कहलाते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज। इन्हें कहेंगे हम एनेंशियोमर्स। क्या कहेंगे? एनेंशियोमर्स। अब जो एनेंशियोमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसे स्मॉल डी फॉर्म कहते हैं। तो इसका मतलब क्या था? जो पीपीएल के प्लेन को राइट हैंड साइड में रोटेट करे उसे कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और एक होता है लैबियो
फॉर्म होता है वो तो होता है R वाला, और जो L फॉर्म होता है वो होता है S वाला। क्लियर है? तो जनरली जो R है वो तो D है, और जो S है वो L है। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, मिरर इमेज होते हैं। R का मिरर इमेज S होता है और स्मॉल d का मिरर इमेज स्मॉल l होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखें अपन 1 2 3 और 4, 1 से 2, 2 से 3 गए, ये इधर है तो क्या आएगा R, और ये 1 2 3 और 4, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, ये इधर है तो S। तो ये तो कहलाएगा D फॉर्म, और ये कहलाएगा L फॉर्म यानी L आइसोमर। क्लियर है? एक आपने पढ़ा था DL नोमेनक्लेचर, तो ये DL नोमेनक्लेचर और ये DL दोनों डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। ये तो क्या है, ये तो थ्योरेटिकल है, और ये जो है वो प्रैक्टिकल है। क्लियर है? ये थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट दिया जाता है कंपेयर करके। क्लियर? ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो बताता है ये तो बताता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को, और ये जो स्मॉल dl है ये बताता है स्पेसिफिक रोटेशन को, कि स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा पीपीएल के रेस्पेक्ट में, बिहेवियर क्या होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर ये लिखा आ रहा है तो ग्लिसरॉल जेट वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और ये लिखा आ रहा है तो ये कौन सा आएगा आपके, ये आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन वाला। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखें तो ये डीएल और स्मॉल डीएल और कैपिटल डीएल बनकर सीखे ना भाई। और एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे आपने यहाँ पर ये ले लिया CHO CH3, यहाँ पर Br आ गया और यहाँ पर H आ गया। इसका मिरर इमेज बनाया अपन ने, तो मिरर इमेज कैसा बनेगा देखो। मिरर इमेज को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये CHO यहाँ पे क्या दिखेगा CH3, इधर ये ऐसा कैसे आएगा Br इसमें, और यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा H। तो ये हो गया मिरर, और ये दोनों कंपाउंड क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये कहलाते हैं एनेंशियोमर्स। ये कौन सा फॉर्म है, 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 S आ गया, 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 R आ गया, तो ये तो L फॉर्म है, और ये आपका D फॉर्म है। क्लियर? मतलब S और R का जो पेयर है वो कहलाता है एनेंशियोमर। अगर आप दो पैरेलल कार्बन में देखें, मिरर इमेज होगा ना भाई डायरेक्ट ही, आप इसको बना लो, आप इसको लो, यहाँ पे मिरर लगा हुआ, उस मिरर में इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा, तभी तो मिरर इमेज आएगा। आपने ऐसे कार्बोनिक एसिड का ले लिया COOH OH H H OH और COOH, यहाँ ले लिया COOH OH H H OH, और यहाँ पे आ गया COOH। तो ये क्या कहलाएगा आपके, ये कहलाएंगे एक दूसरे के मिरर इमेज। देखो COOH का COOH, OH का OH, H इधर H उधर दिख रहा है, H का H, OH का OH, COOH का COOH, मिरर इमेज है, तो ये कहलाएंगे एनेंशियोमर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला देख के ये डायरेक्ट दिख रहा है कि मिरर इमेज है। मान लो हमको नहीं दिखता मिरर इमेज और हमें निकालना है, वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनेंशियोमर ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है? तो हमें नीचे पहचानना है कौन सा होगा, तो उसे पहचानने के लिए केवल हमें कुछ नहीं करना, RS करना है, और फिर अभी अपन पढ़ाएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, उस कंसेप्ट के बेस पर वो सॉल्व करना है। इसी लेक्चर में आगे आएगा, वो देखना आपको। क्लियर है? यहाँ तक निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डायास्टीरियोमर्स। ओके, अब देखिएगा हम पढ़ते हैं डायास्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं डायास्टीरियोमर्स की। तो डायास्टीरियोमर्स किसे कहते हैं वो देखिएगा। तो डायास्टीरियोमर्स का मतलब होता है such compounds which have same molecular
एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। एनेंटियोमर्स में तो क्या था, मिरर इमेज थे, यहाँ मिरर इमेज नहीं है, वो कहलाते हैं आपके डायस्ट्रोमर्स। तो मैंने क्या कहा, सच कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज डायस्ट्रोमर्स। मिरर इमेज नहीं होते ऑफ ईच अदर आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। क्लियर? अब डायस्ट्रोमर्स की कंडीशंस क्या है वो देखिएगा। डायस्ट्रोमर्स जो है, जैसे एनेंटियोमर्स में तो फिक्स था कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो एनेंटियोमर नहीं हो सकते, लेकिन डायस्ट्रोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों ही हो सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, या दोनों हो सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। फिर यहाँ बात करें सेकेंड कि डायस्ट्रोमर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कैसे भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिफरेंट होंगे, और जब ये डिफरेंट है तो इन्हें फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। कि जब जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो इन्हें डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग टेम्परेचर पर हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमने क्या बोला, डायस्ट्रोमर्स हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। इनको फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। कौन कौन से मेथड? डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वेपराइजेशन एक्सेट्रा। क्लियर है? इन मेथड के द्वारा इनको सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर है? फिर हम बात करें कि हमने जितने भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पढ़े वो डायस्ट्रोमर्स के फॉर्म थे, उन्हें हम डायस्ट्रोमर्स भी कहते हैं। तो आगे जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे हैं वो सारे डायस्ट्रोमर्स हैं, और बाकी अब डायस्ट्रोमर्स और पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके राजस्थान बोर्ड में तो है ही है, बाकी नीट में भी और जेईई में भी पूछता है, कैसे टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। इस एग्जाम्पल में अपन देखें बेटा हो क्या होगा, टार्ट्रिक एसिड क्या ये फॉर्मूला होता है COOH HOH और यहाँ पे H और OH और COOH। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना भाई? ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई। एक स्ट्रक्चर अपन ने ये बना ली COOH OH H OH और COOH, ये सेकंड हो गई। एक स्ट्रक्चर आपने ये वाली बना ली COOH OHH OHH और COOH, और एक स्ट्रक्चर आपने ये बना लिया, इसका मिरर इमेज OHH HOH। ये चार स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी COOH। ये हो गया फोर्थ, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये चार है। अब इनमें से हमें पूछे कौन क्या क्या है, कौन मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर जो एनेंटियोमर्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर डायस्ट्रोमर्स हैं, वो देखिए। ठीक है? तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन आएगी, वो बात करते हैं अपन, उस डेफिनेशन की भी बात करेंगे यहाँ पर। तो आप देखिएगा यहाँ पर कैसे एग्जाम्पल लें। अब मान लो आपसे पूछे फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, मतलब एनेंटियोमर है डायस्ट्रोमर्स हैं। फिर बात करें अपन सेकंड एंड थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ, और फिर अपन बात करें थर्ड एंड फोर्थ। इन सारे पेयर के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड स्ट्रक्चर तो बन रही है टोटल 4। अब यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड ये रहा। अब आप देखिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है क्या? नहीं है। यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो फर्स्ट एंड सेकंड देखें आप तो एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं ना भाई। देखो COOH का COOH आ रहा है, OH का OH आ रहा है, H का H आ रहा है।
इधर H का H आ रहा है, इधर OH का OH आ रहा है, तो मिरर इमेज है। और जो मिरर इमेज है और ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं वो कहलाते हैं आपके इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। क्लियर? अब हम बात करें फर्स्ट एंड थर्ड की। तो देखो COOH ये फर्स्ट है आपका, ये फर्स्ट है COOH, OH, H, OH और COOH। और ये थर्ड है आपका COOH, H, OH और H और OH और COOH। देखो COOH का COOH आ रहा है, लेकिन OH का OH आ रहा है कि यहाँ पर यहाँ नहीं आ रहा ना भाई, तो दोनों मिरर इमेज नहीं है ना। और जो मिरर इमेज नहीं है वो क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर्स। तो ये होता है आपका डायस्टीरियोमर्स। अब फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करें तो देखो यहाँ पर OH है, यहाँ OH है, यहाँ H है, ये तो आ रहा है। लेकिन यहाँ H है, इस जगह पर H और इस जगह पर क्या आ रहा है? यहाँ पर OH आ रहा है। आ रहा है ना नाम में भाई? फोर्थ वाला जो है वो यही तो है, OH, OH और यहाँ पर क्या है? HH है। क्लियर? तो OH का OH मिरर इमेज आ गया, H का H मिरर इमेज आ गया। बट यहाँ H का क्या आ रहा है मिरर इमेज? OH आ रहा है। और जब H का मिरर इमेज OH आ रहा है तो ये मिरर इमेज नहीं है ना भाई, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। और नहीं है तो ये भी क्या कहलाएंगे आपके? डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। अब हम बात करें सेकंड एंड थर्ड की। सेकंड कौन सा है? सेकंड तो ये है आपका H और इधर OH है, इधर H और इधर OH है, ये सेकंड है। और थर्ड कौन सा है आपका? थर्ड में इधर तो H है दोनों और इधर OH है। अब सेकंड और थर्ड को देखो, COOH H का H आ रहा है, OH का OH आ रहा है, लेकिन यहाँ OH का क्या आ रहा है? H। तो मिरर इमेज नहीं है ना ये। और जब मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे आपके? डायस्टीरियोमर्स। सेकंड एंड फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या है? बस यहाँ दो OH इधर है, इधर H है, ये फोर्थ हो गया। क्लियर? तो यहाँ देखो H का OH आ रहा है, OH का OH आ रहा है, तो मिरर इमेज नहीं आ रहा ना ये। और जब ये मिरर इमेज नहीं आ रहा तो ये भी क्या कहलाएंगे आपके? डायस्टीरियोमर्स। क्लियर? तो ऐसे पेयर पूछेगा भाई ये और ये क्या है, तो ये और ये डायस्टीरियोमर्स है। आपको देखने वो मिरर इमेज नहीं है, और जो मिरर इमेज नहीं है वो डायस्टीरियोमर्स है। क्लियर? लेकिन डायस्टीरियोमर्स और एनेंशियोमर्स देखने से पहले एक चीज देख लेना कि वहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। फिर हम बात करें थर्ड एंड फोर्थ की। तो थर्ड एंड फोर्थ मिरर इमेज तो आ रहे हैं दूसरे के, OH का OH, H का H, OH का OH, H का H, COOH का COOH। थर्ड एंड फोर्थ मिरर इमेज तो आ रहे हैं दूसरे के, लेकिन यहाँ हम देखें कि थर्ड में और फोर्थ में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रहा और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रहा। क्लियर है? तो थर्ड और फोर्थ में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है। और जब थर्ड और फोर्थ में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो मिरर इमेज हो तब भी इनैंशियोमर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव तो दोनों फॉर्म एक ही हो गए ना। ये भाई दोनों फॉर्म एक ही हो गए, दोनों फॉर्म सुपर इम्पोजेबल है क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? तो ये इनैंशियोमर नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को हम आगे पढ़ेंगे, इन्हें हम कहते हैं मीजो। क्या कहते हैं? मीजो। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अलग अलग दोनों मीजो कंपाउंड है। क्या ये? मीजो कंपाउंड। क्लियर है? तो ये कहलाते हैं आपके मीजो कंपाउंड। एनी कंफ्यूजन? अब यहाँ पे आप देखिए दोनों फॉर्म एक ही है, तो थर्ड एंड फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वो एक ही गिनने में आएंगे। तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनी? टार्ट्रिक एसिड की 3 स्ट्रक्चर बनी, 1, 2, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, 3। क्लियर है? जिन्हें हम कहते हैं मीजो। तो आगे हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मीजो कंपाउंड ही पढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो मीजो की डेफिनेशन क्या है? मीजो वो कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 कायरल कार्बन होते हैं विद ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? 2 कायरल कार्बन है और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो क्या रहता है? मीजो कंपाउंड। क्लियर है? अपन देखते हैं मीजो कंपाउंड्स के क्या होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं मीजो कंपाउंड्स की। तो मीजो कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं सच कंपाउंड्स विच हैव 2 कायरल कार्बन विद ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब
ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट हो और साथ ही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो, वो कहलाते हैं मीजो कंपाउंड। क्या कहलाते हैं वो? मीजो कंपाउंड। जैसे आपने ले लिया मीजो टार्ट्रिक एसिड, COOH, OH, H, OH, H और COOH। तो यहाँ पे क्या है, 2 कायरल कार्बन है, 1 and 1, 2 कायरल कार्बन हो गए और साथ ही यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ये POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड कहलाता है आपके मीजो कंपाउंड। और जो क्या टार्ट्रिक एसिड है तो ये कहलाएगा मीजो टार्ट्रिक एसिड। क्या कहलाएगा ये? मीजो टार्ट्रिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? मीजो टार्ट्रिक एसिड। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, सपोज दैट CH323 डाइब्रोमोब्यूटेन ले लिया, यहाँ पर इधर Br ले लिया, इधर H ले लिया, Br ले लिया, इधर H ले लिया, इधर CH3 ले लिया, ये 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन ले लिया। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, साथ ही यहाँ पर 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। और जब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो और कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो कहलाता है मीजो कंपाउंड। मीजो फॉर्म हो गया है। क्लियर है? तो ये मीजो है। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर मीजो कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और यू नो दैट such compounds in which plane of symmetry present is optically inactive। तो ये क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकली हमने क्या कहा, मीजो कंपाउंड पर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसका एक फॉर्म घुमाएगा वेस्ट रोटेटरी और नीचे वाला फॉर्म घुमाएगा लेवी रोटेटरी। क्लियर? और दोनों बराबर घुमाएंगे तो कितना घूमेगा? PPL 0 डिग्री पे घूमेगा और PPL पर जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम कहते हैं मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन का मतलब क्या है? उसकी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है और स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के कारण। और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसके कारण क्या होता है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज द बोथ पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। क्लियर है? ये कहलाते हैं मीजो कंपाउंड। क्लियर? यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है और एक डेफिनेशन ये आएगी, उसका ये एक एग्जांपल देना है आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है टार्ट्रिक एसिड का जो आपसे पूछेगा। क्लियर? चलिए अब हमने पढ़ा इनैंशियोमर्स, डायस्ट्रोमर्स और मीजो कंपाउंड। अब ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब सपोज दैट आपको एक से ज्यादा कंपाउंड्स दे दे, स्ट्रक्चर दे दे और वहां पर पूछे कि भाई कौन कौन इनैंशियोमर्स हैं, कौन डायस्ट्रोमर्स हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उनको पहचानने के लिए या तो आप उसको उस फॉर्म में लाओगे वो मिरर इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा देखें। हम नहीं ला पाते हो तो आप फिर उसका दूसरा तरीका है ट्रिक से करो। तो हम यहाँ पर ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो फॉर्म में लाने के लिए तो बहुत सारे तामझाम आपको करने पड़ेंगे और उनमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इसको अब आगे ट्रिक से पढ़ेंगे। क्लियर? डेफिनेशन हो गई, सारी चीज़ हो गई। अब आगे बात करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनैंशियोमर्स, डायस्ट्रोमर्स एंड मीजो कंपाउंड्स। ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनैंशियोमर्स, डायस्ट्रोमर्स वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ देख लीजिए अपन पढ़ेंगे अलग अलग में, एक तो 1 कायरल कार्बन वाले और एक 2 कायरल कार्बन वाले। और अपने सिलेबस में करीब 2 कायरल कार्बन तक है। क्लियर? तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं अपन 1 कायरल कार्बन, 1 कायरल कार्बन containing compounds। 1 कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की हम बात करें, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा वो देखिएगा। तो 1 कायरल कार्बन में आपको कुछ नहीं करना, आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है? जब आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तो आपको क्या करेंगे आप? सिंपल सी चीज है कि
जब आपको देखना है कि दोनों कंपाउंड एनेंटियोमर्स है कि नहीं है, डायस्टियोमर्स है कि नहीं है, क्या है, तो ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए सबसे पहला काम तो आप करेंगे कि वहां पर देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, पहली चीज तो ये देखेंगे। और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, ये देखना है। तो ये चीज देखेंगे आप कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंट है तो फिर आप एनेंटियोमर डायस्टियोमर नहीं देखेंगे, वो हो ही नहीं सकते। वो केवल कौन से होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। क्या होंगे, अगर ये डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और ये डिफरेंट है तो कोई सा भी आइसोमर नहीं होगा, ना स्ट्रक्चरल ना ऑप्टिकल। क्लियर है? तो हमारे पास स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए। स्ट्रक्चर सेम का मतलब जानते हो, जैसे पहले कंपाउंड में ब्यूटेन 2 है, दूसरे में ब्यूटेन 2, तीसरी स्ट्रक्चर दे रखी है तो वहां पर भी ब्यूटेन 2 ही होना चाहिए। मतलब उसका आईपीसी नाम चेंज नहीं होना चाहिए, तब तो स्ट्रक्चर सेम है। और यदि चेंज हो जाए तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। क्लियर? जैसे ब्यूटेन 2 तो सब में ब्यूटेन 2। क्लियर? ब्यूट 2 तो सब में ब्यूट 2। क्लियर? 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन तो सब में 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। यही होना चाहिए, बस उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। तो पहला काम तो ये दोनों देखेंगे। अगर वहां पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है तब तो वो ऑप्टिकल आइसोमर हो ही नहीं सकता, स्टीरियोमर्स में आएगा ही नहीं, वो केवल स्ट्रक्चर आइसोमर में आएगा। और उसे हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। फिर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो वो फिर आइसोमर होगा ही नहीं, ना तो स्ट्रक्चर ना स्टीरियोमर्स। ओके, स्टीरियोमर्स में दोनों आ गए। कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल भी आ गए और ऑप्टिकल भी आ गए। अब हम यहाँ पर देखें वन कायल कार्बन वाला, तो यहाँ पर इसको आप ये कर लेना ताकि क्या है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहला कंपाउंड ले लिया या दूसरा कंपाउंड ले लिया, दो कंपाउंड दे रखे हैं, उनकी कंपेयर कराए अपन से, और दोनों कंपाउंडों पे कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा है वो आर आ रहा है। क्लियर? या दोनों पर एस आ रहा है। तो जब आर आ रहा है वो समान है ना भाई, और जो समान है तो वो ना तो एनेंटियोमर है ना वो डायस्टियोमर है, वो कहलाता है आइडेंटिकल होमोमर। क्या कहलाता है? होमोमर आइडेंटिकल। तो ये कहलाएंगे होमोमर। क्लियर? ये भी दोनों सेम आ रहे हैं तो ये कहलाएंगे होमोमर। क्लियर? मतलब आइडेंटिकल। अब मान लो एक पर आ जाए आर और दूसरे पर एस आ जाए, इधर एस आ जाए, इधर आर आ जाए, तो ये कहलाते हैं आपके एनेंटियोमर। क्या कहलाते हैं? एनेंटियोमर कहलाते हैं। क्लियर? और वन कायल कार्बन वाले में डायस्टियोमर्स नहीं होते। क्लियर? यहाँ पर डायस्टियोमर्स नहीं होते और मीजो कंपाउंड्स भी नहीं होते। इसमें वन कायल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। क्लियर है? क्या क्या नहीं होते? डायस्टियोमर्स नहीं होते और मीजो कंपाउंड्स भी नहीं होते। क्लियर? अब हम बात करें टू कायल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। क्लियर? तो टू कायल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करें तो मान लो यहाँ पर अपन ने बी केस ले लिया जिसमें क्या है, टू कायल कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ ये पहला कंपाउंड है और यहाँ ये दूसरा कंपाउंड है। अब यहाँ कायल कार्बन पहला ए वाला ले लिया और बी वाला ले लिया, पहले को ए कह दिया, बी को दूसरे को बी कह दिया। अगर यहाँ ये आर आ रहा है और ये भी आर आ रहा है तो ये दोनों कंपाउंड कहलाते हैं आपके होमोमर्स। क्या कहलाते हैं? होमोमर्स या आइडेंटिकल। क्या कहलाएंगे? होमोमर्स या आइडेंटिकल कहलाएंगे। फिर यहाँ पर ये तो हो गया पहला केस। दूसरा क्या है कि ए पर और बी पर एस आ जाए, इधर भी एस आ जाए तो भी क्या कहलाएगा? तो भी ये होमोमर्स कहलाएंगे, मतलब आइडेंटिकल कहलाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे तीसरा केस क्या आ जाए कि सर ए पर आर आ रहा है, बी पर भी आर आ रहा है, इधर सेकंड वाले में एस आ रहा है, इधर एस आ रहा है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इधर एस कर सकते हैं और इधर आर कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक कंपाउंड के दोनों कायल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है,
तो ये जो कंपाउंड होगा ये कहलाएगा आपके इनैंशियोमर्स, कहलाएगा इनैंशियोमर्स। क्लियर? और देखें आप यहाँ पर फोर्थ, भाई यहाँ पे वो एसएस कर सकता है, यहाँ आरआर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरकन्वर्ट कर लो। अब अपन बात करें यहाँ पे फोर्थ कंडीशन क्या है, एक आर आर आए, भाई फोर्थ कंडीशन में क्या है, ए और बी काइनल कार्बन फर्स्ट वाले पे आए आर, सेकंड वाले पर भी आए आर। क्लियर है? दोनों ए बी पर आ गया आर आर, और यहाँ पे आ गया सेकंड वाले कंपाउंड में आ गया आर एस या एस आर। क्लियर? और पांचवी कंडीशन क्या आ जाएगी, ए और बी पर यहाँ एस एस आ जाए और यहाँ पे आर एस आ जाए, तो ये आर एस है, ये एस आर भी हो सकता है। क्लियर है ना भाई? तो यहाँ एक कंपाउंड में दोनों काइनल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, और यहाँ पर दूसरे वाले में एक का कॉन्फ़िगरेशन आर है, एक का एस है, तो ये कहलाते हैं आपके क्या, डाया स्टीरियोमर्स। एक बार देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। क्लियर है? डायस्ट्रोमर्स, और यहाँ पर ये भी कहलाएंगे आपके डाया स्टीरियोमर्स। क्लियर है? तो ये हो गए 5। अब छठी कंडीशन थोड़ी सी अलग है, जैसे यहाँ पे ए और बी वाले पर, मान लो ए वाले पर आर आ गया, बी वाले पर एस आ गया, और यहाँ पर भी दूसरे वाले में ए वाले पर तो एस आया और बी वाले पर आर आया। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि दोनों काइनल कार्बन सेम है कि डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम देखें क्या कहता है, ये कहता है कि इफ both chiral कार्बन are same, दोनों इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो ये जो होगा कंपाउंड, देन these are मीजो कंपाउंड्स। क्या है? मीजो कंपाउंड्स। क्लियर? और यहाँ सेकंड है कि इफ both chiral कार्बन are different, then these are क्या कहलाएंगे, then these are enantiomers। बस ये चीज ध्यान रखना, ये केस थोड़ा सा स्पेशल है, ये तो सबके लिए पांचों केस तो, लेकिन छठा केस जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है कि एक पर आ रहा है, भाई एक पहले कंपाउंड में ए वाले पर आ रहा है, बी वाले पर एस आ रहा है, दूसरे कंपाउंड में ए वाले पर एस आ रहा है, बी वाले पर आर आ रहा है। तो यहाँ पर यदि ये दोनों काइनल कार्बन सेम है, सेम का मतलब दोनों जुड़े हुए सारे ग्रुप सेम है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा मीजो। क्या कहलाएगा? मीजो। और यदि ये दोनों काइनल कार्बन डिफरेंट है तो कहलाएगा इनैंशियोमर्स। बस ये चीज ध्यान रखना। और कोई केस रहा क्या? और कोई केस नहीं रहा। तो देखो जब समान आ रहा है दोनों कंपाउंड्स पर, आर आर एस एस आ रहा है तो होमोमर है, लेकिन एक कंपाउंड में आर आर आ रहा है, दूसरे में एस एस आ रहा है, तो इनैंशियोमर है। यहाँ एक कंपाउंड में आर आर आ रहा है और दूसरे में आर एस आ रहा है, या एक में एस एस आ रहा है, दूसरे में आर एस या एस आर आ रहा है, तो डायस्ट्रोमर कहलाएंगे। अब यह तीसरी जो लास्ट छठी कंडीशन है कि भाई पहले काइनल कार्बन पर तो आर आ जाए, दूसरे पर एस आ जाए, इधर उधर उल्टा, पहले पर एस आए दूसरे पर आर आए, तो वो मीजो कंपाउंड होंगे यदि दोनों काइनल कार्बन सेम है तो, और यदि दोनों काइनल कार्बन डिफरेंट है तो इनैंशियोमर्स होंगे। एनी कंफ्यूजन? ये ट्रिक्स है आपके पहचानने की, बस इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस से में अमल में लाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। वो भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं और फिर बात करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं, हमें 4 स्ट्रक्चर दे दी, 4 कॉन्फ़िगरेशन दे दिए। अब पूछे उनमें कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, मतलब कौन इनैंशियोमर है, कौन होमोमर है, कौन डायस्ट्रोमर है और कौन है ही नहीं। तो पहले से यहाँ पे बात करें तो
पहले देख लें सबकी स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है। देखो कार्बन से CH3 C2H5 BrH, CH3 C2H5 BrH, CH3 C2H5 BrH, CH3 C2H5 BrH, सेम है। और जब सेम है तो आगे अब हम देखते हैं RS नोमेनक्लेचर। अब बात करेंगे इनैंशियोमर्स की। पहले देखना सेम है कि नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक, इसको दो, इसको थर्ड प्रायोरिटी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी। फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे, फोर्थ डैश पर है, जो आ रहा है वो आ रहेगा। यहाँ देखो फर्स्ट इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ इसको मिलेगी। फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे और फोर्थ बेस पर है तो उसका उल्टा करेंगे, क्या आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, सेकंड से थर्ड पर जाएंगे, फोर्थ वाली लाइन का पर है तो उल्टा करेंगे, क्या आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ देखें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, फोर्थ वर्टिकल पर तो जो आ रहा है वही आएगा आर। तो देखो पहला कंपाउंड पे आर है, दूसरे पर एस है और आर का एस आ रहा है 1 का एल में, तो ये क्या हो गया, ये कहलाएंगे इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। कौन कौन कंपाउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट पे आर है, थर्ड पे एस है, तो ये भी आपके इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट पे आर है, फोर्थ पे भी आर है, सेम आ गए तो ये होमोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, होमोमर्स। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड पे एस है, थर्ड पे भी एस है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, आपके होमोमर्स कहलाएंगे। क्लियर। यहाँ देखें अपन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड पे एस, फोर्थ पे आर, तो ये क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। और थर्ड पे एस है और फोर्थ पे आर है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, आपके इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। तो वो ऐसे एक से अलग स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा कि भाई कौन सा है, तो इनैंशियोमर्स है, इसमें कौन सा डायस्टोमर्स है, या कौन सा होमोमर है, या कौन सा मीजो है, तो हम लोग RS करके करना और आंसर देना। क्लियर है। RS से ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। क्लियर। जैसे हम देखें 3 एग्जाम्पल, 3 स्ट्रक्चर दे दी। अब पूछे इनमें कौन इनैंशियोमर है, कौन होमोमर है, कौन डायस्टोमर्स है और कौन मीजो है, वो देखेंगे। तो मीजो होने के लिए दोनों का कार्बन सेम होना जरूरी है, दोनों डिफरेंट है, एक COH, एक CH3, एक OH डिफरेंट है। पहले आप देख लो कि ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। देखो Br वाले कार्बन COH जो रहते हैं, Br वाले कार्बन COH जो रहते हैं, तो इसको A दे दिया तो ये वाला क्या है, कार्बन A हो गया। और यहाँ पर भी Br वाले कार्बन से COOH है और H है, ये A हो गया। क्लियर। यहाँ देखें CH3 वाले कार्बन से OH और H है, यहाँ CH3 वाले कार्बन से OH और H है, सेम है। और यहाँ CH3 वाले कार्बन से OH और H है, ये B वाला कार्बन हो गया। क्लियर है। तो हमें कॉन्बिनेशन जो मिलाना है, A का A पे मिलाना है, B का B पे मिलाना है। क्लियर है। तो आप यहाँ देखिएगा, हम पहले इन सबका RS कर लें ताकि हम आंसर दे पाए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ प्रायोरिटी हो गई। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ यहाँ पर है तो क्या आएगा, R। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड अब ऊपर वाले को मिलेगा, तो मैं इसको ऐसे दिखा दूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ यहाँ पे आ रहा है तो क्या आएगा, ये R। क्लियर। अब यहाँ देखें, ये फर्स्ट है, ये नीचे वाला सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। क्लियर। तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ कहाँ है, वर्टिकल पर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्या रहा है, R। यहाँ देखें फर्स्ट, सेकंड, इसको थर्ड मिलेगा, इसको फोर्थ मिलेगा, तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ यहाँ पर तो ये ऐसा आएगा। क्लियर। अब ये क्या है, न्यूमैन है, न्यूमैन को पहले फिशर में कन्वर्ट कर लो, RS करना है तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए ये फ्रंट कार्बन तो नीचे होता है, इसमें नेक्स्ट कार्बन ऊपर होता है, तो ये A वाला कार्बन, ये B वाला कार्बन होता है। ये नेक्स्ट का बनाएंगे, जब A वाले पे देखो Br H और COOH और B वाले पर देखो OH इधर है उल्टी है, तो यहाँ पे H आएगा, इधर OH आएगा
और यहाँ क्या आएगा, CH3 आएगा। तो यहाँ देखें ए वाले कार्बन पर 1, इसको 2, ऊपर वाले को 3rd और इसको 4, फर्स्ट से सेकंड आगे, सेकंड से थर्ड आगे, चौथी कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पे उल्टा करेंगे क्या आएगा, S। ये फर्स्ट, नीचे वाले को सेकंड, ऊपर वाले को 3rd और इसको 4th, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, चौथा हॉरिजॉन्टल पर है तो क्या आएगा, R आएगा। क्लियर। अब आप देखिए, जैसे आपने कहा फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में निकालो, फर्स्ट पे ए में निकालो और बी पे निकालो, क्या आ रहा है, ए पर आ रहा है फर्स्ट में, क्या आ रहा है भाई, ए पर आर आ रहा है और बी पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। सेकंड में क्या आ रहा है, ए पर, ये नीचे ए है, ए पर एस आ रहा है और बी पर आर आ रहा है, और आर आर का एस आर आता है, तो क्या हो गई, डाया स्टीरियो मर्ज हो गए। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एक दूसरे के डाया स्टीरियो मर्ज हैं। फिर अपन बात करें फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक, थर्ड वाले में देख लें, थर्ड लिख ही रहा है यहाँ पे, थर्ड में ए पे क्या आ रहा है, ए पे एस आ रहा है और बी पर आर आ रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में देखें आर आर का एस आर आ रहा है, तो डायस्टीरियोमर हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड हो गए आपके डाया स्टीरियो मर्ज। क्लियर। अब अपन से बात करें, फर्स्ट एंड थर्ड हो गए ना भाई डायस्टीरियोमर। अपन बात करें सेकंड एंड थर्ड की, सेकंड एंड थर्ड क्या है, तो ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेकंड का ए पर क्या आ रहा है, एस, इधर ए पर एस आ रहा है, थर्ड में भी डी पर आर आ रहा है, आर आ रहा है, तो एस आर का एस आर ही आ रहा है ना भाई, और जब एस आर का एस आर आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, होमोमर्स। अब बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, ये नहीं देखता कि दोनों काइनेट कार्बन ऊपर नीचे हो गए, यहाँ से वो डायरेक्ट मिलाता है, ए आर 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 एस, ऐसे नहीं मिलाना। पहले देखो ए वाला कार्बन का, ए वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और बी है तो बी वाले का कॉन्फ़िगरेशन देखना है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। अगर ऐसे अपोजिट साइड है तो आप उसको दे लो ना भाई, ए और बी लिख लो पहले, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। समझ में आए, ये डायस्ट्रोमर से कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन आप करिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। थैंक यू। इस तरह से करना है आपको, ये ट्रिक्स जितनी आप पढ़ेंगे उतनी आपकी समझ में आएंगी और उतनी क्लियर होंगी, जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतने आंसर आपके आते जाएंगे। थैंक यू।